हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स के पीछे वो सारे के सारे लोग ही पड़ चुके थे और सभी बस एलेक्स को किसी भी तरीके से ख़त्म करके उसकी उस इमोर्टल एनर्जी को हासिल करना चाह रहे होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी भी पहले से कुछ ठीक नहीं हुई होती, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इन सारे लोगों का मानना ये था कि अभी एलेक्स जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। इवन ढेर सारे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो क्योस ड्रैगन बोन है काफ़ी बुरे तरीके से उसके अंदर एलेक्स गिर गया है और अब यहाँ पर उसका वहाँ से बचना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, वो बचा ही नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ एलेक्स के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसको इस चीज़ के बारे में पता चलता है वो अपने ध्यान से ही बाहर निकल के आ गया था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मेरे ब्रदर के साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है और अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे एडवांटेज तो लेना ही होगा क्योंकि उसका रिवेंज मुझे लेना है। जिसके साथ यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि एलेक्स की वजह से ही यहाँ पर इसके फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था और वही बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एलेक्स को इतना ज़्यादा बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए उसके सारे ही फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे होते हुए जा रहे होते हैं एलेक्स की मदद के लिए। साथ ही हमें यहाँ पर लिटिल रैबिट गर्ल भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डरते हुए जा तो रही थी, लेकिन साथ ही वो ये भी सोच रही होती है क्या मेरे अकेले के एक्शन लेने से कुछ होगा, क्योंकि उसे बाकी सारे फ्रेंड्स के बारे में अभी नहीं पता था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो ढेर सारे मॉस्किटोज़ थे वो दूसरे गोट्स की तरफ को जा रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो गोट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं इन मॉस्किटोज़ को देख के, क्योंकि उन्होंने तो एलेक्स को भी पहले नहीं छोड़ा था और अब वो ये कह रहे होते हैं कि मिस्टर मा, आपने तो हमसे ये कहा था कि इस जगह पर कोई भी ऐसा ख़तरनाक चीज़ नहीं होगी, तो भला ये चीज़ क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं और कह रहे थे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि उस डी कुन ने हमसे झूठ बोला था कि वो आएगा। तभी यहाँ पर ये सुनने के बाद एलेक्स के कानों में भी ये बात पड़ जाती और वो सोच रहा था कि इसका मतलब डी कुन अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ पर उस एम्परर मॉस्किटो को देखते हैं जो कि तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करता है और उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है टू सेलेस्टियल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इस मॉस्किटो को कुछ नहीं होता। लग तो ऐसा रहा है कि शायद से किसी गॉड से भी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि कम्प्लीटली इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। जिसके बाद वो आगे बढ़ के भी जा रहा होता है, लेकिन वो मॉस्किटो वो तो उसका पीछा छोड़ने को रेडी ही नहीं था। जहाँ जहाँ एलेक्स जा रहा होता है वहीं उसके पीछे ही जा रहा था और दूसरी तरफ उस बाकी सारे गोड्स को दिखाया जाता है जो कि अब इन ढेर सारे मॉस्किटोज़ के साथ में डील कर रहे होते हैं। वो तो बुरा फंसे थे इन मॉस्किटोज़ के जाल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर माँ के अलावा उन दोनों को भी सज़ा मिल रही होती है उस करने की जो कि उन्होंने अभी तक की भी नहीं थी। जिसके बाद तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और उसे समझ में आ जाता है कि इतनी आसानी से इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो तुरंत ही अपना होली एरो एंड बाव निकाल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक शूट करता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी उस मॉस्किटो से बचता फिर रहा होता है और साथ ही यहाँ पर एलेक्स उसको एक जगह पर ट्रैप करने में भी कामयाब हो गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं इसकी तरफ को। जिसके बाद हमें मिस्टर मा भी दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही एक बार फिर से अपने एरो को शूट करता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, और वो गुड अमाउंट ऑफ मॉस्किटोज़ को मारने में भी कामयाब हो गया था। एटलीस्ट उसका पीछा तो करंटली कुछ मॉस्किटोज़ से छूट चुका होता है, जिसकी वजह से वो आगे जा भी रहा था और उसके बाकी साथी भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये बस उनकी कोशिश ही बनकर रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो मॉस्किटोज़ एक बार फिर से इनके पीछे आ गए थे और वो जो दूसरा वाला गोड आ रहा होता है उसके पीछे तो काफ़ी सारे थे, जिसकी वजह से इस गोड माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि जितना ये इनसे बचने की कोशिश कर रहा है उतना ये मॉस्किटोज़ पास में आ रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही हमें एक वॉइड शील्ड भी दिखाई जाती है और कह रहा होता है कि आखिर ये मेरे ऊपर गिव अप क्यों नहीं कर रहा। इवन यहाँ पर तो एक सील भी है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी
हमें यहाँ पर एक वॉइड क्रैक देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग पहले बाहर निकलती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है डीकून और यहाँ पर सारे ही लोग अब उसे देख रहे थे। डीकून तो मस्त यहाँ पे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है। इसे देखने के बाद तो गॉड माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो हम यहाँ पर पागलों की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी इसके कहने पे, और ये यहाँ पर मौजूद था फिर भी नहीं आया हमारी हेल्प करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जान के ही इसने हमको यहाँ पर फंसा दिया है एलेक्स और इन मॉस्किटोज़ के साथ में। जिसके बाद गोडमा इनसे कहता भी है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमें यहाँ पर ट्रैप कर दिया है एक बार फिर से, और तुम ज़रा खुद को देखो, तुम आराम से यहाँ पर खड़े हुए सिचुएशन के मज़े ले रहे थे, जबकि हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर डीगुन कह रहा होता है कि अब तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ बची भी नहीं है जो तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे, तो अच्छा ही होगा कि चुपचाप तुम यहीं पर रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वैसे भी ना मैं तुम्हारी तरफ कोई भी तरीके की कोई मर्सी शो करने वाला हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और देख रहा होता है कि यहाँ पर तो ये बंदा खड़ा हुआ और कह रहा था कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर कभी मरे ही नहीं थे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी बातें एकदम झूठ हैं। जिसके बाद यहाँ पर गोडमा कह रहा होता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे, तुमने हम सभी को धोखा दिया है, और ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर अकेले हो और हम यहाँ पर 3-3 गोड शामिल हैं, तो हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से निकल के भी नहीं जाने देंगे, और अब हम यहाँ पर फाइट करने वाले हैं तुम्हारे अगेंस्ट। तभी डीकुन कह रहा होता है कि अच्छा, और तुम फाइट करोगे कैसे, ज़रा मुझे इसके बारे में बताओ। तुम यहाँ पर एक इमोर्टल बोन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, जो कि यहाँ पर काफ़ी हज़ारों साल पहले इन्फेक्टेड हो चुकी है। वैसे भी तुम्हारे अंदर का जो माना है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तुम वैसे भी फाइट नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर शिंगू का भी कोई नेटिव नहीं हूँ जो कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे। और यहाँ पर मेरे पास में माना एरोसियन है, तो अगर तुम मेरे पास फाइट करने के लिए आओगे तो फिर इससे तुम्हारा ही नुकसान है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि पावर्स के टर्म में सुपीरियर मैं ही रहूँगा तुमसे, तो अब ये बस तुम्हारी एक विशफुल थिंकिंग है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर ये जो मॉस्किटोज़ हैं वो इतने ज़्यादा क्रेजी हैं कि वो तुम्हें ऑलरेडी छोड़ेंगे ही नहीं, तो भला तुम मुझसे फ़ाइट कब करोगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स चाहिए तुम्हारी बॉडी को तबाह करने के लिए। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो गोड गोड माँ काफ़ी परेशान हो जाता है कि दीकुन ने उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया है और वो उसकी चालसाजी को भी नहीं समझ सका, जिसकी वजह से वो यहाँ पर तुरंत ही अपने एरो और बाव को निकाल लेता है। अब दीकुन की तरफ को ही वो शूट करने वाला था, क्योंकि सबसे बड़ा धोखेबाज तो वही निकला। लेकिन तभी ढेर सारे मॉस्किटोज़ उसकी तरफ को बढ़ने लग जाते हैं, और इससे पहले वो यहाँ पर शूट करता वो मॉस्किटोज़ ही उसकी हालत ख़राब कर रहे थे। तभी डीकुन को देखते हैं जो कि अपनी नज़रें इन लोगों पर से हटा के अब देख रहा होता है एलेक्स की तरफ को ही, और उसको समझ आ जाता है कि एलेक्स के अराउंड ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रही है ये कुछ और नहीं बल्कि टू इमोर्टल एनर्जी है, जो कि अपने परफेक्शन तक रीच कर चुकी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब यहाँ पर ये एक ट्रीजर है, और वो ये कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी ट्रीजर को अपने पास में रखना एक क्राइम होगा तुम्हारी इस बॉडी के लिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें इसे नहीं रखना चाहिए। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम उन लोगों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि इमोर्टल पैलेस के लोग तुम्हें इसके लिए ब्लेम करेंगे। तभी वो काफ़ी फेयरलेसली इसके बारे में कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में वो मेरा कुछ कर लेंगे, मेरा उनसे लेना देना ही क्या है, वैसे भी मैं डिसेंडेंट हूँ इमोर्टल्स का। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मैं बर्थ से ही इनविजिबल हूँ, और इसके अलावा इमोर्टल पैलेस के अंदर जो इमोर्टल्स होते हैं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे फॉल्स लगती हैं, और यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इमोर्टल पैलेस के अंदर मौजूद था, और वहाँ पर वो शायद से उस पैलेस को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा होता है। और वहाँ पर वो ये कहकर जाता है कि फेयरवेल मास्टर, यानी कि वो उन सभी से अपने ताल्लुकात उसी वक्त ख़त्म कर चुका था। हालांकि जब वो यंग था तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था, उसके सामने उसके डिसेंडेंट भी कुछ नहीं है। और कह रहा होता है कि उसके बाद से ही मैंने यहाँ पर फैले वेले को छोड़ दिया है, और ना उनकी तरफ से मुझे कभी कोई सपोर्ट मिला, और यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो गया है जैसे कि पहले कभी कुछ
था ही नहीं, एकदम ही फॉरगॉटन। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी वजह से ही वो यहाँ पर अपने पाथ को अकेले ही चूज़ किया है और बाकी सारी चीज़ों को भी वो अब तक अकेले ही करता आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी सारे लोगों से उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करेगा, और अकेले चलते चलते उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उसे इमोर्टल बोन का एक सीक्रेट टेक्निक मिल चुका था, और उसी इमोर्टल पैलेस के मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसने उस इमोर्टल बोन की सीक्रेट टेक्निक को भी क्रिएट कर लिया, जिससे कि वो यहाँ पर एक सेल्फ क्रिएटेड पपेट को रेस्क्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता था। और हमें वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी अग्रेसिवली फ्लाई कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा होता है कि डीक उनका खुद का नेचर भी आखिर किस तरीके का है। जिस तरीके से वो बीस्ट रोर करते हुए आगे की तरफ को जा रहा होता है, वो बार बार यही दर्शा रहा था कि डीकुन किसी से भी नहीं डरता है, साथ ही वो अपने पाथ को अकेले ही कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से ना उसको किसी का सपोर्ट है और वो यहाँ पर सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर इतना ज़्यादा आगे आ भी पाया है। जिसके बाद हमें वही लाइट बॉल दिखाई जाती है, जो इसके अंदर धीरे धीरे करके थोड़े बहुत क्रैक्स भी आने लगे थे। हालांकि प्रेजेंट के अंदर दीकुन को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और कह रहा होता है कि मुझे बस तुम्हारी ये स्पिरिट एनर्जी चाहिए किसी भी हालत में, और मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। और कह रहा होता है कि वैसे यहाँ पर इस बार मेरे ही साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है चाचा तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहते साथ ही तुरंत ही एलेक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने पास में रखा हुआ अपना गोल्डन फर्नेस निकाल लेता है और तुरंत ही यहाँ पर थ्रो करता है, और कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम ही बकवास है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब तुम अपीयर हुए हो तो मैंने इस चीज़ को पहले ही नोटिस कर लिया है। जिस रोड से तुम आ रहे हो ऑलरेडी तुम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर दीकुन कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं शिंगू से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूँ, ना मेरा उससे कोई भी लेना देना है। हालांकि मेरे अंदर थोड़ा बहुत माना एरोजन है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी बॉडी शायद से इसके अगेंस्ट रिएक्ट करे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये असल में मेरी बॉडी को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुँचाने वाला। ये जो होली रिवर वाटर तुम्हारे पास है, ये मेरा फ़ायदा ही करेगा। तभी एलेक्स कह रहा होता है चलो अगर ऐसी बात है तो फिर इसको ट्राई करके देख ही लेते हैं कि आखिर ये किसकी मदद करने वाला है और किसकी नहीं। तभी वो कह रहा होता है कि इससे तुम्हारा ही मुंह ख़राब होगा, क्योंकि पॉसिबली मेरे अंदर जाते ही मुझे पावर प्रोवाइड करने वाला है, तुम इसके लिए और क्या ही चाहोगे। लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि फिर तो मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना अंकल। और ये कहते साथ ही तुरंत ही यहाँ पर अपने 2 इमोर्टल एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली गोल्डन फर्नेस के अंदर से उस रिवर वाटर को निकालता है। एंड यहाँ पर शुरू होती है अब एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी क्लैमिटी, जिसको अब यहाँ पर कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता था। एलेक्स कह रहा होता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इसके साथ में क्या करोगे, क्योंकि जो थंडर है जैसे ही तुम्हें हिट करेगी तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है अंकल। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि स्काई के अंदर से वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी निकल रही होती है। वो थंडर लाइटनिंग एलेक्स को भी जाकर हिट करती है। इसके अलावा बाकी के गोड्स थे वो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक शील्ड भी लगा रखी थी, लेकिन हर्ट उन्हें भी हो रहा होता है। जिसके बाद तो अब ये थंडर ट्रिब्यूलेशन जाकर हिट करती है एक एक करके उनमें से सारे ही गोड्स को। उनकी हालत ऐसा लग रहा होता है कि एक ही बार से ख़राब हो जाएगी, और वो मॉस्किटोज जो थे जो कि अब तक अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मान रहे होते हैं, उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी होती है। ये गोड्स को तो देख के लग रहा था कि अब ये बचने नहीं वाले, और मॉस्किटोज तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं। जो बचे कुचे थे वो तो वहाँ से वापस रिवर के अंदर ही चले गए थे, और अब वो यहाँ पर यकीनन वापस नहीं आना चाहेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के ऊपर भी वो क्लैमिटी हिट कर रही होती है, बट फॉर्चुनेटली एलेक्स के पास में उसका एम्परर आर्मर था, जो कि इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। हालांकि इसके बावजूद भी एलेक्स को थोड़ी बहुत परेशानी तो हो ही रही होती है, लेकिन फिर भी एलेक्स इसको अपने फेस पे बिल्कुल भी शामिल नहीं होने देता, बल्कि वो स्टिल खड़ा रहता है। हालांकि दूसरी तरफ एटीट्यूड चचा को देखते हैं, जिनका सारा ही एटीट्यूड मिट्टी के अंदर मिल चुका होता है। वो अपने हाथ को देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ चुका था, और उनकी पूरी की पूरी हालत ही बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है। वो तो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई कुछ पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि शायद से यहाँ पर अपने आप को बचा सकें, और कह रहे थे कि ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है वो सभी को एक तरीके से ही ट्रीट करती है, और ये जो यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन हो
हो रही है वो इंटेंस होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन एलेक्स तो यहाँ पर स्टिल खड़ा था जबकि उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में खड़े हुए थे और कह रहे थे कि देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे इससे सरवाइव कर सकते हो। दोनों के ही अराउंड ढेर सारी एनर्जी आ रही होती है और लगातार लाइटनिंग पर लाइटनिंग दोनों को ही हिट कर रही थी, लेकिन एलेक्स इसको अभी भी बर्दाश्त कर रहा होता है। और साथ ही डीकन की हालत ख़राब थी, लग रहा होता है कि अगर 5 मिनट और रुकेगा तो इसके बाद डायरेक्ट इसने कब्र में ही जाना है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कह रहा होता है कि असल में यही तो तुम्हारे और मेरे बीच का डिफरेंस है कि यहाँ पर मैंने ताओज़म को प्रैक्टिस किया है और यहाँ पर अगर किसी को भी ब्रेक थ्रू करना होता है तो फिर अपनी लिमिट तक उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए पुश करना पड़ता है, जो कि शायद से अदर लोग ऐसा नहीं कर सकते लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। जिसके बाद तो अब यहाँ पर डीकन डर जाता और वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स जो कि एकदम ही टशन मारते हुए वहाँ पर खड़ा था वो कह रहा होता है कि हेवनली ट्रिब्यूशन जो है इसका अलग एक डिसिप्लिन होता है, तुम अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकत है। हालांकि एक बार फिर से हेवनली ट्रिब्यूशन जाके हिट करती है इस अंकल को और अंकल की हालत हो जाती है ख़राब। और अब यहाँ पर ना तो वो भाग सकते थे ना ही ठहर सकते होते हैं, क्योंकि ना तो बॉडी ही सपोर्ट कर रही है और ना ही यहाँ से भागने में कामयाब हो पा रहे हैं। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ये तो हर गॉड को टेस्ट करना होता है ट्रिब्यूलेशन को, तुम भला इसे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए रेडी हूँ। अगर यहाँ पर मैं फेरी वेले वापस नहीं जा सकता तो मैं ये बिल्कुल ही याद रखूँगा कि तुम भी यहाँ से वापस ना जाओ और मुझे पूरी की पूरी मिंग डायनेस्टी एक पूरी की पूरी एज के साथ याद रखेगी। तुम इस चीज़ को नोट कर लो। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी भी वो कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स कह रहा था कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हो अंकल। और अब यहाँ पर धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि भाई साहब शायद से आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था कि ये जो थंडर रिवोल्यूशन होती है और ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें अपने आप को पुश भी करना पड़ता है, लेकिन शायद से आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा क्लाइमेटी भी तो उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी। और अब यहाँ पर एलेक्स अपनी फेरी सोर्ड को भी ले लेता है और कह रहा था कि ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें लिमिट्स तक जाना होगा। जो इसके बाद तो डीकन समझ जाता है कि अब वो ना तो खुद को रेसिस्ट कर सकता है और ना ही इस जगह से भाग सकता है। हालांकि एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तभी भी डीक उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी कम नहीं होता और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा भले ही कुछ भी हो जाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक बार फिर से अपने अंतिम समय को याद कर लेता और उसे लगता है कि अब मुझे अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना चाहिए। उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता, उसके माउथ से ब्लड निकल के आ रहा होता है। वो एक बार फिर से जाके वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने ही सब कुछ स्टार्ट किया था और यहाँ पर देख रहा होता है। तभी एक आवाज़ हमको सुनाई जाती है जिसमें डीकन के लिए एक मैसेज था। डीकन यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे ख़त्म होना ही है तो फिर ठीक है। वो अपने हाथ को देखता है जो कि धीरे धीरे वहाँ से इनविजिबल हो रहा था और ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं चाहता था कि उसका अंत इतनी जल्दी हो जाए। लेकिन एलेक्स द ग्रेट की वजह से ये चीज़ हो चुकी है और यहाँ पर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर खुद ही एशिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एलेक्स कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर रीइंकार्नेशन है तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ के अंदर मैं इसे अंडरस्टैंड ज़रूर से ही करूँगा। और एलेक्स को लग रहा होता है कि क्लाइमेटी अब उसको भी अपने साथ ही लेकर जाएगी। दूसरी तरफ एलेक्स का फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में उसी जगह पर आ जाता है और कह रहा था कि लग रहा है कि मास्टर की जो कैलकुलेशन थी वो एकदम ही एक्यूरेट थी। एलेक्स यहाँ पर इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं। जिसके बाद एलेक्स के ऊपर ढेर सारी थंडर ट्रिब्यूलेशन पड़ रही होती है, लेकिन एलेक्स अब यहाँ पर इसका सामना करने के लिए रुक चुका था। सारे ही लोग एलेक्स को देखकर यही कह रहे होते हैं कि क्या ये ह्यूमन भी है या फिर नहीं। उसका दोस्त भी उसके लिए परेशान था और कह रहा होता है कि वाकई में इसकी जगह पे अगर कोई और होता तो अब तक तो उसका खेल ख़त्म भी हो चुका होता। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि अभी तक थर्ड ट्रैप अपीयर नहीं हुआ है, वो न जाने कब आएगा। लेकिन तभी सारे ही लोग कह रहे थे कि लग रहा है कि यहाँ पर वो चीज़ आने ही वाली। और हमें दिखाया जाता है कि एक हेवनली बीस्ट यहाँ पर आ चुका था। वो आते ही सबसे पहले एलेक्स के ऊपर रोर करता और एलेक्स कह रहा था कि अच्छा तो तुम आ ही गए, तो मैं यहाँ पर इस थंडर पावर के थ्रू ही तुम्हें डिफीट करूँगा। वो बीस्ट अपने माउथ के अंदर ढेर सारी पावर को जनरेट कर रहा होता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन एलेक्स अपनी फेरी सोर्ड को
लेकर रहा था और सबसे पहले उसके माउथ के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा अटैक करता है और यहाँ पर एक बार फिर से वो आता है छलांग लगाते हुए और उसके माउथ के ऊपर ही ढेर सारे फिस्ट अटैक करता है और लगातार काफ़ी वक्त तक उसके उसी घाव के ऊपर फिस्ट अटैक करे जा रहा था, जिससे कि उसकी हालत बुरी हो चुकी थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि जो मेरी टू इमोर्टल एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर अपनी शेप को और भी अच्छे से ले रही हैं। लेकिन इतनी ही देर के अंदर एलेक्स को कुछ तो हिट करता है। एलेक्स वापस से ग्राउंड पे आके खड़ा हो गया था और तब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक हेवनली सोर्ड वहाँ पर आ रही होती है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए, जो कि कुछ चेन्स से भी बंधी हुई थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सोर्ड आके ऑलमोस्ट एलेक्स को हिट करने वाली होती है, लेकिन थैंक्स टू मास्टर केदावलिन उनकी सिखाई हुई टेक्निक की वजह से ही एलेक्स इस सोर्ड को ऊपर की तरफ को होल्ड कर पा रहा था और यहाँ पर काफ़ी देर तक वो उसको रेसिस्ट भी करता और उसके बाद कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला हूँ, और तुरंत ही उस सोर्ड को ही लेके ऊपर की तरफ को उसको उठाता हुआ ले जाता ट्रिब्यूशन की तरफ। ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक नज़र आ रहा था, जहाँ पर वो सोर्ड खुद ही चकनाचूर हो जाती है और सारे ही लोग इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन तभी मोटू कह रहा होता है कि लग रहा है कि क्लैमिटी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, मैं तो यहाँ पर काफ़ी परेशान हूँ। एलेक्स भी वहाँ पर खड़ा था और देख रहा होता है कि न जाने अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी वहाँ पर हेवनली चेन्स आ जाती हैं, जो कि अब एलेक्स को जकड़ लेती हैं चारों ही तरफ से और अब यहाँ पर वो एलेक्स को अपने साथ खींचकर लेकर जा रही होती हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ भी सुनने के लिए मिलती है, साथ ही सोल स्लेइंग टूल भी वहाँ पर आ रहा होता है, जो कि हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी उसके सामने आती है। और अब यहाँ पर सारे ही लोग उसको देख के कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कैटास्ट्रोफ है वो एलेक्स की बॉडी, उसकी सोल, हर एक चीज़ को तबाह कर डालेगा और अब शायद एलेक्स का बचना मुश्किल है। एलेक्स का फ्रेंड भी यही सोच रहा होता और कह रहा था कि ब्रदर तुम्हें सरवाइव करना होगा। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।